हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आप लोगों को यहाँ मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट टीच करता हूँ। ठीक है, आज का हमारा सेट थ्योरी पे होने वाला है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लास्ट लेक्चर में दैट मीन्स लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट ये टॉपिक को कंप्लीट किया था। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखा होगा। आई होप कि आप सब लोगों के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम ये सेट्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो हमने सेट्स पढ़े हैं उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, जो चैप्टर पढ़े सेट थ्योरी, इस चैप्टर को हम लोग डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, सो वेन डायग्राम करता क्या है? वेन डायग्राम डिफरेंट सेट्स का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे मान लो सेट ए, सेट बी और सेट सी, ऐसे 3 सेट है, उनका आपस में क्या रिलेशन है ये शो करता है वेन डायग्राम। बात समझ में आ रही है? ओके, तो वेन डायग्राम में आपको पता है ये यूनिवर्सल सेट आपने सुना है, यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट जो है ये रिप्रेजेंट कर सकता है रेक्टेंगल। ठीक है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगल। मतलब अगर कहीं रेक्टेंगल बन के है, मतलब आप क्या बोलना चाहते हो वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद सबसेट, सबसेट रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सर्कल से। ओके, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, सबसेट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, या सर्कल से हम लोग सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो एक एग्जांपल से मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, मान लो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको नाम दे दो कि ये सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। और मान लो ये सेट बी है, सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट है 9 10 11। तो 5 6 भी बी के ही एलिमेंट है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है। बाहर भी कुछ एलिमेंट होंगे जैसे कि 12 13 14। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसी को हम कहते हैं वेन डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम, जिसमें ये जो कंप्लीट है रेक्टेंगुलर जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है? 1 है, 2 भी है, 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो ये जो सारे एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं सबके सब किस में आ रहे हैं? यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। अच्छा, ए क्या हो गया? सबसेट हो गया। देखो ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5 6। ए के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ये देखो ए, ये ए है, ए के अंदर 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बी के अंदर क्या आ रहे हैं? बी के अंदर आ रहे हैं 5 6। ये देखो ये बी का भी पार्ट हो गया ना, तो 5 6 9 10 11, ये बी का पार्ट हो गया। ठीक है, तो देखो क्या ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है? हाँ, हमने आपको पता है यूनिवर्सल सेट हमने क्या बोला था? एक ऐसा सेट जो सबसे बड़ा हो, या फिर अगर आप कुछ सेट कंसिडर करते हो और वो सारे के सारे उस सेट के क्या बन जाए? सबसेट बन जाए। देखो ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल यू में प्रेजेंट है, बी के सभी एलिमेंट यू में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसे हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। ये क्या है? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? वेन डायग्राम
इन सेट्स का आपस में क्या रिलेशन है वो रिप्रेजेंट करता है। वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, इन सेट्स का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे सेट ए और सेट बी का आपस में क्या रिलेशन है, देखो सेट ए और सेट बी कैसे ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक। अच्छा, ओवरलैपिंग किस वजह से हुए, क्योंकि 5 और 6 दोनों में कैसे कॉमन एलिमेंट है। तो ओवरलैपिंग आपको क्या बता रही है, ओवरलैपिंग आपको बता रही है कि दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या है, कॉमन है। अगर मान के चलो कि 5 और 6 नहीं होते दोनों में, तो फिर अब ये वेन डायग्राम कैसे बनती है। ये कुछ पहले तो ये बना लेते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। एक सेट ए बनाते हैं, सेट ए में क्या है 1 2 1 है 2 है 3 है 4 है। और ये सेट बी हो गया, सेट बी में क्या है 5 6 9 10 11। ये देखो सेट ए है और ये सेट बी है। सो देखो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, ए में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में कौन से एलिमेंट है 5 6 9 10 11, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। इसलिए जो सेट है वो देखो अलग अलग है, सेपरेट है। अच्छा, और भी है ना 12 13 14, ठीक है। बात क्लियर कर लो अच्छे से, बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दो ओवरलैप क्यों हुए, ये सेट ए और सेट बी ओवरलैप क्यों हुए, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट थे, वो थे 5 और 6। ये ओवरलैप क्यों नहीं हुए, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, ठीक है। बट और यू क्या रिप्रेजेंट कर, यूनिवर्सल सेट, मतलब चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, ये तो सारे के सारे किसमें, यूनिवर्सल सेट में है। तो ये जो डायग्राम होती है ना, इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट, सॉरी इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है, वेन डायग्राम इट रिप्रेजेंट सेट्स। वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये दोनों क्या है, सबसेट है, ठीक है। और ये जो सबसेट्स है इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये भी वेन डायग्राम बताता है। जैसे देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ए और बी कैसे सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स है। ए और बी कैसे सेट्स है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कब होंगे, जब दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। अगर दोनों में कॉमन नहीं आते तो ये अलग होता और ये अलग होता। तो डिपेंड करता है अपने पास कंडीशन क्या दी है। कंडीशन अगर कुछ ऐसी है जिस वजह से दोनों सेट ओवरलैप हो रहे हैं, या कंडीशन कुछ ऐसी भी हो सकती है जिस वजह से दोनों ओवरलैप ना भी हों, ठीक है। तो बेसिकली वेन डायग्राम ये है, वेन डायग्राम का कंसेप्ट यही है, ठीक है। और भी धीरे धीरे अपन आगे बढ़ने वाले हैं, ओके। तो वेन डायग्राम का बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। एक डायग्राम होती है जो सेट्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सेट्स पे ऑपरेशन कैसे होते हैं, ठीक है ना। आप में से कुछ लोगों को पता होगा यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो ये ऑपरेशंस हम लोग सीखने वाले हैं अभी। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। एंड वेन डायग्राम्स दोनों पैरेलली चलने वाले हैं। एंड वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम, ठीक है। इसमें सबसे पहला ऑपरेशन है आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे होता है ना अलजेब्रा में एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी तरीके से सेट्स के अंदर भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक सेट ए दिया है, एक सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट आपको बी दिया है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन, ए यूनियन बी। ये देखो ये जो सिंबल है ना, ये यूनियन का सिंबल है, ए यूनियन बी, ऐसा यू जैसा दिखाई देता है, ठीक है ना, ए यूनियन बी। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, ए और बी को कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं, ए और बी को कंबाइन करते हैं, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको एक ही बार लिखते हैं। ए और बी को कंबाइन करते हैं, ए में जो एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है, उनको कंबाइन करना है। और अगर दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखना है। जैसे 1 2 3 4, मैं 1 2 3 4 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे क्या है 4 5 6 7 है, 4 5 6 7, लेकिन 4 तो ऑलरेडी हो गया, तो 5 6 7, ठीक है। तो एक ही बार है, 4 को दो बार नहीं लिखते ना। हम लोगों ने बोला है कि सेट में
हम हमेशा एलिमेंट्स एक ही बार लिखते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है इतना? यूनियन का मतलब क्या है? दो सेट्स को कंबाइन करना। कंबाइन करते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार आपको लिखना है। अब इसको हम लोग देखेंगे, ये ऑपरेशन ही हो गया ए यूनियन बी। इसको हम लोग समझेंगे कि इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। इसको हम समझेंगे इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। तो ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? हाँ, कौन है? 4। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? ओवरलैपिंग वाली डायग्राम बनेगी। जैसे मान लो सेट ए दिया है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। मैंने ओवरलैपिंग डायग्राम क्यों बनाया? क्योंकि दोनों के अंदर कुछ कॉमन है, दोनों के अंदर कुछ कॉमन है। तो ए में क्या आएगा? 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे 4 आएगा। 4 मैं इस जगह क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो रीज़न है, ये रीज़न दोनों में कॉमन है। ये जो रीज़न है ये दोनों में क्या है? कॉमन रीज़न है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? 4 है, इसलिए मैंने 4 को यहाँ लिखा। फिर आते बी की बारी। बी में 4 था, आ गया। अब क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी को कंबाइन करना। तो यानी कि ए और बी में, ए यूनियन बी में क्या आएगा? कंप्लीट ए आ जाएगा और कंप्लीट बी आएगा। तो ये जो मैं शेडेड रीजन बना रहा हूँ ना, इसी को हम रिप्रेजेंट करते ए यूनियन बी से। ठीक है। देखो, दो अलग अलग चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। ये है थ्योरी पार्ट इसका, ठीक है, ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, और ये हो गया इसका डायग्रामेटिकल पार्ट। ये क्या हो गया इसका? डायग्रामेटिक। किसका? यूनियन ऑफ टू सेट्स का। दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालना है? सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है। जो एलिमेंट एक बार आता है उसको एक ही, सॉरी, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। बात समझ में आ रही है? ओके। उसके बाद ए और बी, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं, डायग्राम के फॉर्म में देख रहे हैं, यूनियन को डायग्राम के फॉर्म में सीख रहे हैं। तो मैंने ए और बी को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, यानी कंप्लीट ए और कंप्लीट बी आना चाहिए। तो देखो क्या 1 2 3 4 5 6 7 आके है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। तो ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए यूनियन बी को। शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी। क्लियर होगी बात इतना? तो ये हो गया, हमने ये सीखा थ्योरेटिकली और ये सीखा हमने डायग्रामेटिकली। तो जो शेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ठीक है। ओके, तो अभी आपने देखा कि दो यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है। ठीक है, यूनियन करना मतलब क्या करना है? दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना है, और आपने उसके डायग्राम भी देखी कि डायग्राम कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं उसी की प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कहते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि ए यूनियन बी करो और बी यूनियन ए करो, ये दोनों कैसे आएंगे? इक्वल आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है, ठीक है। जैसे मान लो एक सेट ए दिया है 1 2 3, एक सेट बी दिया है 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ए में है 1 2 3 और बी में है 2 3 4 5। तो दोनों में कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन कौन है? 2 3 कॉमन है। तो ये रीज़न हो गया दोनों में कॉमन वाला रीज़न। ए और बी में ये क्या होगा? कॉमन रीज़न। तो 2 और 3 को यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम 1 लिखेंगे। बात क्लियर हो रही है ना? ओके। देन अब बी में आते हैं। बी में क्या है? 2 3 4 5। तो ये बी हो गया आपका, बी में हमने 2 3 लिख लिया और ये क्या हो गया? 4 5। तो ए यूनियन बी मतलब कंप्लीट ए आएगा और कंप्लीट बी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी। तो जब मैं ए यूनियन बी करूँगा तो ए यूनियन बी करने पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 को कंबाइन करना है तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं बी यूनियन ए फाइंड आउट करता हूँ तो बी यूनियन ए, तो बी और ए को कंबाइन करना है, बी और ए को कंबाइन करते हैं। तो बी में क्या है? 2 3 4 5, 2 3 4 5। और ए में क्या है? 1 2 3, उसमें 2 3 तो लिख लिया तो 1।
तो देखो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5, बी यूनियन ए में कौन से एलिमेंट आ गए, इसमें भी 1 2 3 4 5, यानी कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल आएंगे। अब आप ऐसे सोचो ना कि ये ए है और ये बी है, मैं ए और बी को कंबाइन करूँ, ए और बी को कंबाइन किया या फिर बी और ए को कंबाइन किया तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा मेरे पास। नई बात समझ में आ रही है? जैसे ये सेट ए दिया है, ये सेट बी दिया है, यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइन करना, तो ए यूनियन बी का मतलब मैंने ए को किसके साथ कंबाइन किया, बी के साथ कंबाइन किया, तो मुझे ये फाइनल आंसर मिलेगा। और बी, ये ए है अब और ये बी है, बी यूनियन ए का मतलब क्या, ये हो गया ए यूनियन बी, और बी यूनियन ए का मतलब क्या, मुझे बी को कंबाइन करना है किसके साथ, ए के साथ। तो देखो ये हो गया बी यूनियन ए, तो दोनों के डायग्राम देखो सेम ही आ गई ना, दोनों की डायग्राम शेडेड रीजन दोनों का कैसा है, सेम ही है। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी है, जैसे a प्लस बी और b प्लस ए की वैल्यू कैसे आती है, सेम आती है। 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 की वैल्यू कैसे आती है, सेम आती है। उसी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके ठीक है, अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप ए यूनियन बी फिर उसका यूनियन किसी तीसरे सेट सी के साथ, ये यूनियन का सिंबल है, ठीक है ना, ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ, सी के साथ, तो ये इक्वल में आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, आपको इसको पहले तो आप नंबर के साथ समझो कि 1 प्लस 2 ब्रैकेट में है प्लस 3, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, और 1 प्लस फिर ब्रैकेट में 2 प्लस 3, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू सेम ही तो आने वाली है। देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, आगे दोनों सेम। तो ये भी सेम वही है कि आप पहले ए और बी का यूनियन करो फिर सी के साथ यूनियन करो। ठीक है, पहले बी और सी का यूनियन करो और फिर उसका ए के साथ यूनियन करो, तो आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ओके इतना क्लियर हो गया? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब आप ध्यान से समझो बात को कि ए यूनियन एम्प्टी क्या होगा। ए यूनियन एम्प्टी, ए एक सेट है, एम्प्टी तो सबको पता ही है, एम्प्टी मतलब खाली। तो जैसे मान लो कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो कुछ 1 2 3 ये चीज़ है, और एक दूसरा बॉक्स है खाली है, ये दूसरा बॉक्स है खाली है। इस बॉक्स के अंदर 1 2 3 ऐसे कुछ चीज़ें होगी, कोई भी चीज़ें होगी, और ये बॉक्स कैसा खाली है। जब मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को कंबाइन करना, तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली आंसर, 1 2 3 मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ए यूनियन एम्प्टी, ए एक सेट है जिसमें मैंने कंबाइन किया जो खाली है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, आई होप कि आप क्लियर हो रहा होगा ना। ठीक है, तो ए यूनियन एम्प्टी क्या होता है, ए के ही बराबर में होता है। ए यूनियन एम्प्टी क्या होता है, ए के बराबर में होता है। ठीक है, इसको याद बात करने की ज़रूरत नहीं, आप कंसेप्ट क्लियर रखो। एक सेट है और एक खाली सेट है। एक सेट के अंदर मान लो कि कुछ चीज़ें रखी है, ठीक है, और जैसे मान लो ये एक पाम है, मेरा एक हाथ है, इस पे क्या है, पेन है, और ये मेरा दूसरा हाथ है, ये क्या है, खाली है। ये सेट ए हो गया, इसमें एक पेन है, ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। जब मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा ना, क्योंकि ये तो खाली है, इसने कुछ भी नहीं किया इसके साथ, तो क्या देगा, ये ए के बराबर में देगा। बात क्लियर होगी? इससे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, और फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए का यूनियन ए के साथ, ए का यूनियन ए के साथ। जैसे मान लो एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 है,
तो ए यूनियन ए क्या होगा, ए यूनियन ए का मतलब होगा 1 2 3 का यूनियन किसके साथ, 1 2 3 के साथ, 1 2 3 का यूनियन किसके साथ, 1 2 3 के साथ। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 2 3 ही मिलेगा। और 1 2 3 का मतलब क्या होता है, ए ही होता है। तो ए यूनियन ए क्या होता है, ए यूनियन ए होता है। ठीक है, ए यूनियन ए क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझी होगी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। जिन बच्चों का ऑलरेडी पहले सेट चैप्टर हो चुका है उनको तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ दिक्कत जाएगी। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम आएंगे। ए यूनियन बी फिर यूनियन सी करने पे और बी यूनियन सी फिर ए यूनियन करने पे रिजल्ट सेम आएगा। ए यूनियन एम्प्टी करने पे ए आएगा। ठीक है, और ए का यूनियन ए के साथ, मतलब किसी भी सेट को खुद के साथ कंबाइन करो तो वही सेट आपको वापस मिलेगा। तो ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो जैसे हमने यूनियन में क्या देखा था, यूनियन में हमने देखा था कि दो सेट को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट के बीच में कॉमन देखा जाता है। जैसे कि मान लो कि एक सेट ए दिया है, सेट ए 1 2 3 4 5, और एक सेट बी दिया है, सेट बी 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको बोला गया ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, कॉमन देखना होता है। इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन। ए और बी में कॉमन क्या है, 4 5 4 5, तो 4 5 होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी क्या करना है अपने को, दोनों में कॉमन देखना है। ओके, चलो देखते हैं इनकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। जैसे मान लो एक सेट ए दिया है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन वाला रीजन देखना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला रीजन देखना है। तो कॉमन वाला रीजन कौन सा है दोनों में, ये रीजन है। तो ये जो रीजन शेडेड है, ये रीजन अपने को बताता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई। जैसे ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों सेट में कॉमन। तो ये जो रीजन रहेगा ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों इक्वल होते हैं। तो आप पहले ए इंटरसेक्शन बी करो और फिर बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों इक्वल होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी करने पे, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, ये इक्वल में होता है ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ये जस्ट उसी के बराबर में, जैसे आप बोलते थे ना कि ए प्लस बी करने पे, ए प्लस बी ये बोल दो, या फिर 1 + 2 + 3 करने पे और 1 + 2 + 3 करने पे दोनों इक्वल ही आएंगे। 1 + 2 फिर +3 करो, या फिर 2 + 3 + 1 करो, दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, सेम आएगी। तो वैसे ये भी है, ए इंटरसेक्शन बी करो फिर इंटरसेक्शन सी करो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो, दोनों कैसे आने वाले, सेम ही आने वाले। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। थर्ड इस पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन फाई। ए इंटरसेक्शन फाई, ए एक सेट है, एक सेट ए है और एक सेट एम्प्टी सेट है, दोनों का कॉमन क्या आएगा, एक सेट है और एक एम्प्टी सेट है, दोनों में कॉमन क्या आएगा। ठीक है, मतलब एक जैसे कि मान लो कि एक पॉट है,
एक पॉट है, ये कुछ इस तरीके का एक खाली पॉट है, इसमें वाटर है, ठीक है, और एक पॉट है जो एम्प्टी है। तो अगर मैं बोलूँ कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो आप बोलोगे कि दोनों में एम्प्टी चीज़ क्या है, कॉमन है, दोनों में एम्प्टी चीज़ क्या आ जाएगी, कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। जैसे अपन इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक सेट ए दिया है, एक सेट ए दिया है 1 2 3 और एक एम्प्टी सेट दिया है, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन एम्प्टी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी होता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, खुद का कॉमन खुद के साथ, तो ए ही आएगा। जैसे मान लो एक सेट ए दिया है, इसमें है 1 2 3, तो फिर ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, मतलब 1 2 3 का इंटरसेक्शन किसके साथ, 1 2 3 के साथ। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3 यानी कि क्या, ए आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए होता है। ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए। इस प्रॉपर्टी का नाम है इडम्पोटेंट प्रॉपर्टी, इडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, सब इतना क्लियर हो गया। तो इंटरसेक्शन यानी क्या, कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दो सेट के इंटरसेक्शन निकालना मतलब उन दोनों सेट में कॉमन देखना है। ठीक है, अच्छा हाँ, 3 में भी आते हैं ना, 3 सेट में भी कॉमन निकालना पड़ता है, तो वो अपन आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, ये होते हैं कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जिसका अपने को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। तो अभी हमने देख लिया कि इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन पे आते हैं, वो होता है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट के बीच का डिफरेंस। तो एग्जांपल के लिए देख लो, मान लो एक सेट ए दिया है 1 2 3 4 और एक सेट बी दिया है हमें, एक सेट बी दिया है 3 4 5 6। ठीक है, ध्यान से देखना, काफ़ी सारे बच्चे ना इस टॉपिक में गलतियाँ करते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी वही गलती फिर से रिपीट करो। ठीक है, एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है और हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। अब इंटर सेट चैप्टर के अंदर ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से बी को माइनस करना है। क्या करना है, ए में से बी माइनस करना है, मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट को हटाना है। फिर से ध्यान से सुनो, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट को हटाना है। तो ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, बी में 3 4 5 6। तो ए में से बी के एलिमेंट हटेंगे, तो बी के कौन से एलिमेंट अपने को ए में दिखाई दे रहे हैं, बी के कौन से एलिमेंट ए में दिखाई दे रहे हैं, 3 4 दिखाई दे रहा है, तो बस ए में से 3 4 हटेगा, तो क्या बचा 1 2, तो 1 2 आएगा। काफ़ी सारे बच्चे गलतियाँ क्या कर देते हैं, 5 6 भी इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है अपने को। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी माइनस करना है, ए में से बी माइनस करना है। अगर मान लो मुझे पूछा जाता कि बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब मुझे बी में से ए के एलिमेंट हटाना है। ये बी हो गया, बी हो गया, इसमें से जो ए के एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है उसको हटाना है, बी में से ए के एलिमेंट को हटाना है। तो ए के कौन से एलिमेंट है, 3 4 है, तो बी में से 3 4 हटेगा तो क्या बचेगा 5 6, ये आ जाएगा 5 6। समझ में आ गया। a माइनस बी का मतलब a में से b वाले एलिमेंट हटाओ। देखो b के कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे, 3 4, 3 4 हट गया तो क्या बचा 1 2, तो 1 2 लिख लिया। या फिर b माइनस ए बोला तो b में से a के एलिमेंट को हटाओ, b में से a के एलिमेंट हटेंगे, तो कौन से एलिमेंट हटेंगे, 3 4, 3 4 हटा तो क्या बचा 5 6। ठीक है, अच्छा इसकी डायग्राम कैसे होगी, इसकी वेन डायग्राम कैसे होगी। जैसे मान लो एक सेट A दिया है और ये सेट B दिया है। ठीक है, ये क्या है, अपने यूनिवर्सल सेट है। तो A माइनस बी का मतलब A में से, ठीक है ना, ये A में से B का रीजन हटेगा। A माइनस बी मतलब क्या करते हैं हम लोग, A में से B के एलिमेंट को हटाते हैं, तो A में से B का एलिमेंट हटेगा तो कौन सा रीजन बचेगा, देखो ये वाला रीजन बचा।
समझा? तो ये जो रीज़न है, ये रीज़न क्या शो करता है, a माइनस बी को शो कर रहा है। ये रीज़न क्या शो कर रहा है, a माइनस बी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सेट A है और ये सेट B है। ठीक है, ये सेट B है। तो अगर B माइनस ए पूछा जाए तो B माइनस ए का मतलब क्या, B में से A के एलिमेंट हटाना है। B माइनस ए का मतलब क्या, B में से A के एलिमेंट हटाना है। तो कौन से बचेंगे, ये देखो ये B है, ये कंप्लीट B है, ये B हो गया। इस B में से A हटेगा, A हटेगा तो क्या बचा, ये वाला रीज़न बचा। ठीक है, तो ये रीज़न क्या शो करता है, B माइनस ए शो करता है। क्या शो करता है, B माइनस ए। तो ध्यान से देखना, आगे जाके अपने को बहुत काम आने वाला है। ये रीज़न क्या शो कर रहा है, A माइनस बी शो कर रहा है, और ये रीज़न क्या शो कर रहा है, B माइनस ए शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे A माइनस बी फाइंड आउट करना है, ये तो अपने को पता ही है, A माइनस बी मतलब A में से B हटेगा, या फिर B माइनस ए का मतलब B में से A हटेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये जो बीच वाला रीज़न है, ये कौन सा रीज़न है, A माइनस बी, सॉरी A इंटरसेक्शन B का रीज़न है। बीच वाला रीज़न कौन सा है, A इंटरसेक्शन B का रीज़न है। ये कंप्लीट A हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट A हो गया, ये कंप्लीट A हो गया। अगर मैं ये रीज़न हटा दूँ, अगर मैं ये रीज़न हटा दूँ किस में से, A में से, तो क्या बचेगा, ये वाला रीज़न बचेगा। मतलब कौन सा, A माइनस बी का रीज़न बचा। तो A माइनस बी निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि A में से माइनस करो किसको, A इंटरसेक्शन B को। समझा क्या? ये देखो, ये A है कंप्लीट, और ये जो रीज़न है ये बीच वाला, ये रीज़न किसका है, A इंटरसेक्शन B का है। तो A में से अगर A इंटरसेक्शन B वाला रीज़न माइनस करेंगे तो ये रीज़न बचेगा। उसी तरीके से अगर ये क्या है, कंप्लीट B हो गया, और ये रीज़न कौन सा है, ये रीज़न है A इंटरसेक्शन B का। तो अगर मैं ये B में से ये A इंटरसेक्शन B हटा दूँ, A इंटरसेक्शन B हटा दूँ, तो ये रीज़न बचेगा। तो B माइनस ए फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो अगर A माइनस बी फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, A माइनस ए इंटरसेक्शन B। आप इसको याद मत करो ना, याद करोगे तो ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, हर चीज़ को याद नहीं करना होता है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें होती है मैथमेटिक्स में 10% 15% चीज़ें याद करने की है, बाकी सारी चीज़ें कंसेप्ट वाली होती हैं। ठीक है, तो A माइनस बी अगर फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट A में से बीच वाला रीज़न हटा दिया। अब ये पता होना चाहिए कि ये जो बीच का रीज़न है ये क्या है, ये रीज़न है इंटरसेक्शन B का। उसी तरीके से B माइनस ए फाइंड आउट करना है, तो B माइनस ए फाइंड आउट करना मतलब ये वाला रीज़न, शेडेड रीज़न फाइंड आउट करना है, तो कंप्लीट B में से ये बीच वाला हटा दिया है, A इंटरसेक्शन B। समझ में आ गया? ओके, तो डिफरेंस बिटवीन टू सेट समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। नेक्स्ट ऑपरेशन का नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि A माइनस बी, अब आपने ये सीखा कि A माइनस बी क्या होता है, A माइनस बी और B माइनस ए का यूनियन। ठीक है ना, A माइनस बी और B माइनस ए का यूनियन, उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस को ये डिनोट करते हैं ऐसे A, और ऐसा एक डेल टाइप बनाते हैं। इसको रीड क्या करना है, A सिमेट्रिक डिफरेंस B, या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। ठीक है, इतने बार क्लियर होगी? ओके, अच्छा, इसका जो वेन डायग्राम, इसके वेन डायग्राम कैसे बनेगी? जैसे मान लो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, ठीक है, ये सेट B है, तो ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। तो ये जो रीज़न है, ये रीज़न अभी हमने डिस्कस किया था कि ये रीज़न क्या शो करता है, A माइनस बी को शो करता है, और ये शेडेड रीज़न क्या शो करता है, ये शेडेड रीज़न क्या शो करता है, B माइनस ए को शो करता है। तो ये जो शेडेड कंप्लीट रीज़न है, ये कंप्लीट रीज़न क्या शो करेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करेगा। बात क्लियर होगी? तो काफ़ी सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा अपने को इलेबोरेट करने के, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। A माइनस बी का यूनियन B माइनस ए के साथ, मतलब कम्प्लीटली A माइनस बी आएगा, कम्प्लीटली B माइनस ए आएगा, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके,
ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझो। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट आके हैं। अब एक ए सेट है, एक सेट ए है जिसमें मान लो 1 2 3 आकर है, एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए है। अब ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो देखो कॉम्प्लीमेंट को कैसे दिखाते हैं, ए डैश ऐसे दिखाते हैं, या फिर ए के ऊपर ऐसा सी भी बनाते हैं, ठीक है। तो ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है u माइनस ए। क्या होता है, u माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है, u माइनस ए। मतलब जो u है उसमें से a को माइनस कर देना है, जो u है उसको मतलब a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फिर u में से a माइनस करेंगे, ठीक है। अभी हमने डिफरेंस सीखा है, u में से a को हटाओ, u माइनस a का मतलब u में से a के एलिमेंट हटेंगे। तो a में कौन सी एलिमेंट है, 1 2 3, तो 1 2 3 हट गए तो क्या बचा, a कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, 4 5 6 7, ठीक है। तो u ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, ठीक है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि ये देखो यूनिवर्सल सेट में कौन है, 1 2 3 है, कौन नहीं है, यूनिवर्सल सेट में कौन है, 1 2 3, कौन नहीं है, 4 5 6, ओह सॉरी, यूनिवर्सल सेट में कौन है, 1 2 3 4 5 6, सेट ए में कौन है, 1 2 3, सेट ए में कौन है, 1 2 3, कौन नहीं है, 4 5 6 7, तो वो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं। ए में जो है या फिर ए में जो नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में है, ए में जो नहीं है वो कहाँ है, ए कॉम्प्लीमेंट में। जैसे मान लो एक सेट बी है, एक सेट बी है, एक सेट बी के अंदर है 3 4 5, 3 4 5, तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, एक सेट बी है जिसमें क्या है 3 4 5, तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जो नहीं है, बी में क्या है 3 4 5, कौन नहीं है, कौन नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बी और बी कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये समझो कि अगर एक अगर दिन है तो दूसरा रात है, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे में कॉमन नहीं हो सकते, ठीक है। एक दिन है तो एक रात है, इस तरीके की सिचुएशन है, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है ना। एक अगर कोई फेल है तो एक पास है, ये कभी एक कॉमन नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पर्सन पास भी और फेल भी है, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि दिन भी है और रात भी, दोनों अपोजिट होंगे, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। तो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट में आते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो u माइनस ए, क्या, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, u माइनस ए। समझ में आ गया, ओके। तो इसकी वेन डायग्राम किस तरीके से दिखाई देगी, वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, अगर ये सेट ए है, ये सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के, देखो ए में कौन थे 1 2 3, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आ गए, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के बाकी सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए। देखो 1 2 3 ए में है तो बाकी सब 4 5 6 7 किधर आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट में। यानी अगर ये ए है, ये वाला रीजन ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा रहेगा, इसको छोड़ के बाहर का पूरा रहेगा। समझ में आ रहा है, अगर ये ए है तो इसको छोड़ के बाहर का ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। तो यहाँ आपके ऑपरेशन ऑन सेट्स कंप्लीट हो गए। तो हमने कितने ऑपरेशन डिस्कस किए, 5 ऑपरेशन डिस्कस किए। पहले यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस ऑफ टू सेट, चौथा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, और पांचवा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो यहाँ पे आपके ये पाँचों के पाँचों ऑपरेशन क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे समझाने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना। सम
इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट क्या है, जैसे मान लो अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, देखो मैंने क्या बताया था, अपोजिट होता है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब बेसिकली क्या, सारे सेट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा सेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। यूनिवर्सल सेट सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं। यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट आएगा। तो फिर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट, यानी उल्टा कुछ। मतलब मान लो एक पर्सन है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे अगर उसका उल्टा बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा, इसके पास सब कुछ है। सब कुछ है मतलब यूनिवर्सल सेट। अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक पर्सन है जिसके पास सब कुछ है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी एम्प्टी सेट है। बस समझ में आ गई। ओके, तीसरा, मान लो एक सेट ए है, एक सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब बात ये समझो कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, दोनों में कॉमन। ए और ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए अगर मान लो दिन है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, रात है, तो एक दूसरे के अपोजिट ही तो हो गए, तो उनमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, उनमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो वो क्या रहेगा, एम्प्टी। बात समझ में आ गई। ए और ए कॉम्प्लीमेंट अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और जब दो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट होती है तो दोनों में कुछ कॉमन होता है क्या, नहीं होता। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। चौथी प्रॉपर्टी, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, एक सेट ए है और एक सेट ए कॉम्प्लीमेंट है, उनका यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइन करना, यूनियन मतलब क्या है, कंबाइन करना। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, और एक सेट ए दिया है, एक सेट ए दिया है 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट सोचो, ए कॉम्प्लीमेंट ए में कौन है, 1 2 3, कौन नहीं है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला भी क्या पता मैंने, यू माइनस ए बोला ना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, तो इसमें से ए को हटा दो, यानी 1 2 3 हटे तो कौन बचा, 4 5 6, ठीक है, ये आ गया ए और ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों का कंबाइन करो, दोनों को कंबाइन करो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन करो। इसमें क्या है 1 2 3, इसमें क्या है 4 5 6, तो जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो वो किसके बराबर में आ गए, यूनिवर्सल सेट के बराबर में आ गए, ठीक है। अच्छा, दोनों का ये भी देख लो, इंटरसेक्शन ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन भी देख लो, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है, यानी एम्प्टी, ठीक है। ये देखो हो गया प्रूफ अपना कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी होता है, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको अपने को ध्यान रखना होता है। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं, रिजल्ट नंबर 5, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो याद कैसे रखना, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट दोनों को लगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का क्या बन गया, इंटरसेक्शन। ये भी देख लो ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या कहेगा, दोनों को कॉम्प्लीमेंट लगेगा, दोनों को कॉम्प्लीमेंट लगेगा, इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है अपने लिए, वैसे सारे इम्पॉर्टेंट है बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा अपने को यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, हम चाहे तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। प्रूफ मैं दो तरीके से आपको बता सकता हूँ, एक तो सिंपल, जैसे मान लो एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5,
सेट ए दिया है, मान लो एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 3 4 5, ठीक है। तो चलो करो, दोनों को यूनियन करो, या फिर 3 4 5 ले लेते सिर्फ 3 और 5, दोनों का यूनियन करो, ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या, दोनों को कंबाइन करना, दोनों को कंबाइन करना। इसमें क्या है 1 2 3, इसमें क्या है 3 5, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 5 आ जाएगा। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी में क्या है 1 2 3 5, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, जो ए यूनियन बी में नहीं है, जो ए यूनियन बी में नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 में से कौन है, 1 है 2 है 3 है 5 है, कौन नहीं है 4, तो इसमें आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये अपना पहला रिजल्ट आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ए में कौन है 1 2 3, ए में कौन है 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा 4 5। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, बी में कौन है 3 5, बी में कौन है 3 5, तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा 3 और 5 को छोड़ के 1 2 4। अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है 4 है। ये आ गया अपना सेकंड रिजल्ट। तो आप देखो दोनों रिजल्ट कैसे आ गए, सेम आ गए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। सेम उसी तरीके से आप ये भी प्रूफ कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तो हो गया एक सिंपल तरीका इसका समझने का। थोड़ा सा हम वेन डायग्राम थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा ना, आज का जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है, ये समझ लो। आज का जो क्लास है हमारा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज का क्लास डिसाइड करेगा आपके आने वाले क्लासेस में आपको समझता है कि नहीं। तो मतलब ये इस तरीके समझो कि आज तो ख़त्म ही हो गया अपना चैप्टर, थ्योरेटिकल पार्ट कम्प्लीटली ख़त्म, ठीक है। आगे आने वाले सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट रहने वाले और कुछ एक दो और टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा तो आप आगे आने वाले सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो आज डबल देखो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ रही फिर से उसको देखो, लेकिन आज का वीडियो लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहता था कि इसी चीज़ को हम लोग वेन डायग्राम से कैसे समझते हैं। देखो मैं वेन डायग्राम पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल से जेईई मेन के जो वेन डायग्राम से ही सॉल्व हो जाते हैं, मतलब बड़े बड़े कैलकुलेशन वहाँ आपके बच जाएंगे अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आ गई तो, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ की वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसकी भी वेन डायग्राम बनाता हूँ, इसकी भी वेन डायग्राम बनाता हूँ, और आप देखोगे दोनों की वेन डायग्राम कैसे आ जाएगी, सेम आएगी। देखो ध्यान दो, मान लो एक सेट ए दिया है, ये सेट ए है, और ये सेट बी दिया है, ये सेट बी है। तो पहले तो ये बोलो कि ए यूनियन बी आपको बताते आता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब दोनों का कंबाइन करना। तो ये ए कंप्लीट आ जाएगा और ये बी कंप्लीट आ जाएगा, मतलब ये पूरा आ जाएगा, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो उसको छोड़ के बाकी पूरा आ जाएगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर ये ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, उसको छोड़ के बाकी पूरा। तो ए यूनियन बी मतलब क्या आ जाएगा, ये पूरा ए आ जाएगा, पूरा बी आ जाएगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसके बाहर का हो जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन हमें क्या बता रहा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आ गया ना, अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के, ए यूनियन बी को छोड़ के। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी, तो उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, बाहर का ही तो बचेगा ये, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम बना ली किसके लिए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के डायग्राम बन गई, ठीक है। ओके, अब उस साइड के डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो एक सेट ए दिया है, ये सेट ए है आपके पास, और एक सेट बी दिया है, ये सेट बी है। तो पहले हम बस सोचते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट के रीज़न कौन से आएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, जैसे ये ए हो गया आपका,
तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट के रीज़न को हॉरिजेंटल लाइन से बता रहा हूँ, ठीक है। ए को छोड़ दिया मैंने, देखो ए को नहीं लिया, ये देखो ये ए है, ये ए है, तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ के बाकी बाहर का पूरा बना लिया मैंने। मतलब मैंने कौन सा रीज़न बनाया, कौन सा रीज़न बनाया मैंने, ए कॉम्प्लीमेंट का रीज़न बनाया। अब ये हो गया बी, ये हो गया बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट का रीज़न कौन सा आएगा, बी को छोड़ के, मैं बी को छोड़ के बी कॉम्प्लीमेंट का रीज़न, बी कॉम्प्लीमेंट का रीज़न मैं वर्टिकल लाइन से बना रहा हूँ, ठीक है। देखो बी को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, बी को छोड़ के, बात समझ में आ गई। हॉरिजेंटल लाइन से हमने ए कॉम्प्लीमेंट का रीज़न बनाया, वर्टिकल लाइन से हमने बी कॉम्प्लीमेंट का रीज़न बनाया। अब मुझे क्या देखना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, किन दोनों में कॉमन, हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में कॉमन देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दोनों आके है क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही आके वर्टिकल लाइन। मुझे, हम लोग कौन से इसमें इंटरेस्टेड है, जहाँ पे दोनों लाइन हो, वर्टिकल लाइंस भी और हॉरिजेंटल लाइंस भी हो। तो ये रीज़न नहीं है, ये रीज़न नहीं है, ठीक है ना, ये रीज़न नहीं है। अच्छा क्या यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे भी देखो एक ही लाइन है, तो ये रीज़न भी नहीं है, ठीक है। बाहर ध्यान दो, बाहर देखो दोनों लाइंस है, मतलब कौन सा रीज़न है, बाहर का रीज़न है। तो बाहर का रीज़न क्या बता रहा है अपने को, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको देखो और इसे देखो, देखो इसने भी इसको छोड़ के बाहर का पूरा बनाया, और इसने भी देखो ये इन दोनों को छोड़ के बाहर का पूरा बना दिया। तो दोनों डायग्राम कैसे सेम है, दोनों डायग्राम अगर सेम है तो फिर ये दोनों भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब कौन दोनों सेम होने वाले हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों कैसे रहेंगे, सेम हो जाएंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सिमिलरली आप लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हो, कौन सा, सेकेंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेकिन ये काम आपको करना है ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो। आप पहले इसके डायग्राम बनाने की कोशिश करो और इसके डायग्राम बनाने की कोशिश करो, दोनों की डायग्राम कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। और ये डायग्राम की फ़ोटो निकाल के आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है ना। मैंने इसका प्रूफ आपको करा दिया। देखो थेरोटिकली आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, थेरोटिकली कोई बात नहीं है, बात होती है कि डायग्रामेटिकली आपको समझ में आना चाहिए, जिसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। पहले वाले का प्रूफ तो मैंने करा दिया, सेकेंड वाले का प्रूफ आपको सोचना है, ठीक है ना। ट्राई करो, नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ बता ही दूंगा, बट अभी आप ट्राई करो। क्या ट्राई करोगे कि पहले ए इंटरसेक्शन बी का रीज़न देखो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट का रीज़न फाइंड आउट करो, फिर ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट का रीज़न देखो और फिर उसका दोनों का यूनियन लो। तो आप देखोगे दोनों की डायग्राम कैसे बनेगी, सेम, जैसे ये बना ना वैसे इन दोनों की भी डायग्राम सेम बनेगी। ओके, देन उसके बाद ये पांचवा रिजल्ट था। सिक्स्थ रिजल्ट क्या कहता है कि ए एक सेट है, उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, एक सेट ए है उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए के बराबर में आ जाएगा। सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर में आएगा, ए के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये ऐसे कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ हमारा मतलब आप ऐसा समझ के चलो कि थियोरेटिकल पार्ट 90% क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगले 3 लेक्चर में, हाँ 3 लेक्चर में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना सिंपल चैप्टर है, इसीलिए जेईई मेन में डायरेक्ट इस चैप्टर पे सवाल नहीं आते। लेकिन जो अगला चैप्टर हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं ना, उसके लिए ये चैप्टर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अगले चैप्टर पे, ठीक है ना, जो भी चैप्टर रहेगा उस चैप्टर पे जेईई मेन पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उस चैप्टर को आने के लिए अपने को ये सेट चैप्टर आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देखोगे आगे जाके। तो आज जो भी हमने सीखा ना, इसी का यूज़ हम लोग करने वाले अगले वीडियो लेक्चर में। तो आज का वीडियो लेक्चर बार बार देखो, तब तक देखो जब तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में ना आए। कुछ नहीं पढ़ा हमने, आज 5 ही टॉपिक पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, बस ये 5
ही टॉपिक पढ़े और ये कुछ रिजल्ट, तो ज़्यादा कुछ टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओवरऑल इस चैप्टर का, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो वहाँ पे ना एक बेल आइकॉन का सिंबल होता है, बेल आइकॉन के सिंबल को प्रेस करो। उससे क्या होगा, जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा उसका डायरेक्ट आपको नोटिस आ जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो पता करो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, उसका नंबर क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, अगर आप यही के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर मुझे सेंड कर सकते हो और आप मुझे बोल सकते हो कि सर मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डेली बेसिस पे अपडेट डालते रहते हैं, उस पर नोट्स अपडेट करते हैं, उस पर DPP डालेंगे। अभी ये सारी चीज़ें होने वाली है एक दो दिन में आपको नोट्स भी आना चालू हो जाएंगे, DPP भी आना चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। रेगुलर बेसिस पे सारे वर्क आपको उस ग्रुप में आना चालू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमारे उस ग्रुप का हिस्सा बनो तो आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप करो। ओके, ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप होते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।